अब इस टॉपिक पे अगर आपको लिखना होगा, लेट्स से, तो यू हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉवर्टी इन योर माइंड, एम आई राइट? और आपको इसको लिखना होगा। आप सोचो कि इस पॉवर्टी को हम कैसे लिखें, इसको कैसे अच्छा बनाएं। अगर आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा देन डेफिनेटली यू कैन राइट बेटर, बट लेट्स अज्यूम दैट यू हैव नॉट रेड इट, तो आप अच्छा नहीं लिख पाओगे। बट लेट्स अज्यूम दैट यू हैव रेड द टॉपिक वेरी वेल। पॉवर्टी जो है क्लास 9th की एनसीईआरटी में चैप्टर 3 है, फिर क्लास 11th की एनसीईआरटी में चैप्टर 4 है। ठीक है, इस किताब का नाम है इकोनॉमिक्स और इस किताब का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आप इन दोनों चैप्टर को ढंग से पढ़ लेते हो, यू हैव इनफ फॉर्डर, आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, एम आई राइट? इंफॉर्मेशन, फैक्ट, नॉलेज सब आपके पास आ जाता है। बच्चा सिर्फ ये कर रहा है, यू वी आर जस्ट फीडिंग आवरसेल्फ विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारा जानकारी हम फीड कर रहे हैं अपनी लर्निंग में। अब मुझे इसके बारे में लिखना है। आप सोचो कि आपका आंसर कॉपी कैसा होना चाहिए। आपको ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए, एम आई राइट? पहला लाइन अच्छा होना चाहिए, अंदर जो भी लिखे हो ना बहुत रेलेवेंट होना चाहिए। इट शुड मेक एग्जामिनर फील। कई बार मेरे सामने कई आंसर आते हैं, बिलीव मी आई फील वेरी स्ट्रांग, अरे क्या बात है, मतलब मैं चेक करता हूँ, अरे ये नाम किसका है नाम। जब मैं टेस्ट मेंस की कई बार टेस्ट कॉपीज इवेल्युएट, मैं पूरे टाइम नहीं करता हूँ बट, तो मैं चेक करता हूँ कई बार। एंड इफ आई कम अक्रॉस गुड आंसर तो मैं बार बार आई गो बैक एंड चेक द आंसर्स। मैं बार बार जाता हूँ, देखता हूँ यार कौन है ये बच्चा, क्या लिखा है। मैं उसको अलग से बुलाता हूँ, हाँ भाई यू आर गुड, इसको मेंटेन करना है, प्रीलिम्स निकल जाएगा तुम्हारा। सर एफर्ट कर रहे हैं, उनका अच्छा ठीक है, यू हैव गुड आंसर राइटिंग स्किल। तो तो पहला इंप्रेशन मेरा अगर अच्छा पड़ रहा है तो एग्जामिनर का भी पड़ेगा। तो मुझे उस लेवल पर पहुंचना है, इट विल टेक टाइम, वो 6 महीना लगेगा, 12 मंथ लगेगा, बट इवेंचुअली आई एम गोइंग टू रीच देयर। जानकारी से आंसर राइटिंग का कोई लेना देना नहीं है, एक बेसिक जानकारी तो रहेगी। इफ यू हैव रेड एनसीईआरटी, आप सिर्फ एनसीईआरटी पावर्टी चैप्टर 9 और चैप्टर 11th और 9th का एनसीईआरटी, 11th के एनसीईआरटी से अगर आप ये पढ़ लेते हो, आपके पास इतनी जानकारी होगी दैट यू कैन राइट एन एसे ऑन पावर्टी, अ गुड एसे ऑन पावर्टी, यू विल हैव इनफ फॉर्डर। लेकिन हमें, और इसमें आप मेंस का आंसर भी लिख सकते हो, वो भी सफिशिएंट होगा। सो एट टाइम्स एग्जामिनर हमें कैसा आंसर कॉपी बनाना है वो हमें समझना पड़ेगा। नाउ गोइंग अहेड, देयर इज अ आंसर, किसी भी आंसर का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें डेवलप करना होगा। व्हेन यू राइट समथिंग इट हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड। नॉर्मली एक बेसिक रूल ऑफ थंब फॉलो करते हैं कि आंसर को जब स्टार्ट करेंगे सो वी शुड हैव ए इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना होगा। व्हाट इज इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन इज समथिंग व्हिच विल स्टार्ट द आंसर, आंसर राइटिंग की शुरुआत होती है वहां से। पहला लाइन, पहला सेंटेंस, पहला पैराग्राफ शुड हैव अ वेरी इंपैक्टफुल अप्रोच। आप जो पहले लाइन लिखते हो उसको इजी मत लो, हल्के मत लो, पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए ना। अब मान लो आप किसी को पसंद करते हो, आपकी से शादी होना वाली है और उसके फादर से आपको मिलना जाना है, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम, अज्यूम करने में कोई बुराई नहीं है। तो आप चाहोगे अपने फादर इन लॉ से, जो होने वाले फादर इन लॉ, उनसे मिलने की कोशिश करोगे, तो पहला लाइन, पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए ना, आपके दिमाग में चलेगा, राइट? सिमिलरली हमारा जो पहला इंप्रेशन होना चाहिए वो इंट्रोडक्शन से आएगा। इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेप। इंट्रोडक्शन इनोवेटिव हो, अच्छा हो, कैसा हो, इस पर हम बात करेंगे, बट दैट इज हाउ इट शुड बी। ये मैं शेयर करूंगा, डोंट वरी। तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए इस पर हम आएंगे, बट स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी इंपैक्टफुल। और इंपैक्टफुल डे वन से नहीं बनेगा, इसमें 6 महीना, साल भर, 1.5 साल लगेगा अच्छा इंट्रोडक्शन बनाने में। इसमें बहुत सारी तैयारी करनी होगी, एफर्ट करना होगा, कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू कम। देन कम्स द इंट्रोडक्शन के बाद हम जाते हैं बॉडी। बॉडी इज द कैरिंग फॉरवर्ड द इंट्रोडक्शन। मैंने पावर्टी, मैंने मान लो हमने कहा डिस्कस, अब पावर्टी पे आते हैं, लेट्स डिस्कस।
ठीक है, यानी इस पार्ट के दो क्वेश्चन है। उन्होंने कह रहा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू पॉवर्टी, और कैसे उनको ओवरकम करना है, उस पर आप अपने रिफॉर्म्स बताइए, सजेशन दीजिए। एम आई राइट? सो आपका पहला सेंटेंस, पहला लाइन क्या होना चाहिए? दैट इज यू हैव टू बी थिंक। तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है। यू कैन स्टार्ट विद अ गुड लाइन, गुड कोट, डेटा से स्टार्ट कर सकते हो ये सारी चीजें शुरू कर सकते हो। बट रियल थिंग इज एप्लीकेशन, उसको आपको अप्लाई करना होगा। ये कहानियां तो हमने हर जगह सुनी है। हम्म, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, उस पर हम अभी आएंगे। अब मान लो ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि हम कैसे शुरू करेंगे। मैं अभी कोई सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू ये क्वेश्चन मेरे पास है एंड आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन नाउ। तो इंट्रोडक्शन हमारा कैसा होना चाहिए? हम पावर्टी के बारे में शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है पावर्टी के चैलेंज बताइए और उसको कैसे ओवरकम करना है ये बताइए। देयर आर ओनली टू रिक्वायरमेंट्स। बच्चा क्या करता है, कई बच्चे क्या करेंगे, वो पावर्टी के बारे में जो भी पता है सब लिख देंगे वहां पे, ABCD XYZ पूरी कहानी उतार देंगे। और जब मेरे सामने आंसर आता है तो मैं कहता हूँ अच्छा, बिकॉज आंसर कई बार ऐसा होता है आंसर थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ तो मैं लिख देता हूँ आंसर स्टार्ट फ्रॉम ईयर। तो स्टार्टिंग का दो पैराग्राफ का वैल्यू ही नहीं है, बिकॉज यूपीएससी कह रहा है ये मुझे 200 वर्ड्स में लिख के दिखाओ। लेट्स पुट इट, यू हैव टू राइट इन 250 वर्ड्स, 250 शब्दों में लिखना है। अब आप सोचो, पावर्टी का किताब उठाओ, पढ़ो और 250 शब्दों में लिख के दिखाओ मुझे। इंट्रोडक्शन इज वेरी यू स्टार्ट, और मुझे आपको इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शन देना है सो दैट एग्जामिनर फील दैट दिस पर्सन नोज द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग। फिर आएगा बॉडी। बॉडी क्या होता है? बॉडी इज वेर यू टेल अबाउट द आंसर, आंसर के बारे में पूरा डिटेल समझाओगे। हम्म, कोई जरूरी नहीं है, कोई कोई डिफाइंड रूल नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन, यू कैन स्टार्ट विद द फैक्ट, यू कैन स्टार्ट विद द कोट। तो हम बहुत कट टू कट रखेंगे इंट्रोडक्शन में, 2-3 लाइन में। 2-3 लाइन के बाद हमको क्वेश्चन पे आ जाना है। अगर मैंने स्टार्टिंग में कहानी लिख दिया प्रॉपर्टी का 2 पैराग्राफ, कई लोग करते हैं वो 2 पैराग्राफ सिर्फ कहानी लिखते हैं, तो फिर उसका वैल्यू नहीं रहेगा। द वर्ड इज गेटिंग वेस्टेड। एम आई राइट? अब आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद सॉरी बॉडी। बॉडी शुड कैरी फॉरवर्ड द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का एक्सटेंशन होगा। दैट मीन्स बॉडी, अब जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर देखा है ना, सबने देखते हैं। पिक्चर देखो, सडनली गाना आ जाता है, आपको लगता है ना ये क्या हुआ, ऐसा होता है? कभी ऐसा हुआ है? यू आर वॉचिंग अ मूवी एंड सडनली सॉन्ग कम्स, तो आप कहते हो यार कुछ ऑफ लग रहा है, अजीब सा हो गया। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? नहीं हुआ है? हाँ, 90% मूवीज में होता है। हाँ, 90s अभी भी होता है। सब कुछ चल रहा है, एकदम से गाना आ गया, इधर आ गया, ये क्या हो रहा है, कौन हो भी तुम? बट आप मान लेते हो पिक्चर हॉल में पैसा दिया है तो देखना ही है। OTT पे है तो कह रहे आगे बढ़ा दिया तुरंत। एग्जैक्टली वैसा ही होता है। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है लेकिन बॉडी से लिंक नहीं है, तो सडनली लगेगा एग्जामिनर को भी क्या किया आपने। द इंट्रोडक्शन एंड द बॉडी शुड बी इंटरलिंक, दोनों का, यानी बॉडी शुड कैरी फॉरवर्ड द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में होना क्या चाहिए? इंट्रोडक्शन शुड गिव इनसाइट कि क्या मेरे आंसर में लिखा जाएगा। हमने इस तरह का फीलिंग भी देना है, एंड इट इज नॉट इजी, रिमेंबर इट कम्स विद लॉट ऑफ एक्सटेंसिव प्लानिंग, एफर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन। बहुत टाइम लगता है, बहुत मंथन करना पड़ता है, तब हम वहां पहुंचेंगे। क्योंकि जानकारी का अंबार हमारे पास है, बट उस जानकारी को यूज कैसे करना है, वी डोंट हैव दैट एबिलिटी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो बॉडी, इसके बारे में वापस में आएंगे। बॉडी में आप पूरा आंसर समझाओगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यू विल एक्सप्लेन द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी एंड विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशंस फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। यानी पॉवर्टी को कैसे ओवरकम करना है वो बताओगे, और क्या बताओगे, चैलेंजेस क्या है। आप पहले लिखोगे चैलेंज ऑफ पॉवर्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन यू विल कम टू व्हाट आर द मेजर्स टू ओवरकम द पॉवर्टी इन इंडिया, यानी हम वो किन मेजर के थ्रू पॉवर्टी को ओवरकम करेंगे। हम अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, एजुकेशन देंगे, हेल्थ अच्छा देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स वेरी इफेक्टिवली, या हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एम आई राइट? तो वो सारी बातों को हम सोल्यूशन के फॉर्म में लिखेंगे। बॉडी शुड बी कंटिन्यूड इन स्मॉल पैराग्राफ, ईच पैराग्राफ शुड कंटेन न्यू आइडिया एंड डिस्कशन। हम एक और बात, व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग इट हैज टू ब्रीफ एंड प्रिसाइज।
टू द पॉइंट। शेक्सपियर की कहावत है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी मतलब कम। इफ आई कैन कम्युनिकेट मोर इन फ्यू वर्ड्स, दैट इज अ टेस्ट ऑफ माई इंटेलिजेंस। यानी मैं कुछ किसी बात को कम शब्दों में समझा पाता हूं तो मेरी जानकारी का, मेरी इंटेलिजेंस का टेस्ट है। यूपीएससी ये भी टेस्ट कर रहा है। यू हैव टू कम्युनिकेट मोर इन फ्यू वर्ड्स। आपको ज्यादा कम्युनिकेट करना है फ्यू वर्ड्स में, और वो सबसे बड़ा चैलेंज है। आपने सीखा नहीं है, यू हैवंट लर्नड हाउ टू कम्युनिकेट इन फ्यूअर वर्ड्स। आप ऐसे लोगों से मिलो जो बहुत कम बोलते हैं, ऐसे लोगों से मिलो बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत गंभीर बोलते हैं। जैसे मैं हूं, बहुत बोलता हूं, ठीक है, बट मैं आप लोग ज्यादा बोलता हूं। इन जनरल मैं कम बोलता हूं। मैं बाहर के आदमी से मिलूंगा तो वो कट टू कट बात करूंगा। मेरे कई लोग बोलते हैं आप बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं। मैंने कहा तो मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स की बात अलग हो जाती है, बिकॉज वो मेरे स्टूडेंट है, वो मेरा काम है। उनको ज्यादा बताना, बोलना जरूरी है, बिकॉज उनके दिमाग में मुझे बहुत चीजें भरनी है। सो माई आंसर कम्युनिकेशन हैज टू ब्रीफ एंड प्रिसाइज। आप सोचो, आपको इस पर रेगुलर काम करना पड़ेगा। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, ये बात उनको समझ में आएगी जो लिखते हैं या लिखने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। एम आई राइट? अब इसमें क्या करना है, आई विल कम टू दैट। कैसे इनोवेशन करना है, अभी मैं आई गो टू द पिलर्स ऑफ आंसर्स, उस पर हम आएंगे। कमिंग टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी आप आंसर का क्लोजर कर रहे हो। एंड व्हेन यू क्लोजिंग द आंसर में आपको कंक्लूजन एक फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। कंक्लूजन में आप आंसर को कंप्लीट कर चुके हो, यू आर जस्ट कंक्लूडिंग इट। कंक्लूजन इसमें कुछ नया नहीं लेके आएंगे। कंक्लूजन इज जस्ट मे बी ऑलरेडी जो आपने लिखा है उसका समरी होना चाहिए, शॉर्ट में, टू द पॉइंट, 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में, नॉट मोर देन दैट। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द, यानी कंक्लूजन 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 250 वर्ड का आंसर है तो 25 वर्ड होना चाहिए। इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी मोर देन 15%। आपके आंसर राइटिंग टू द पॉइंट ब्रीफ होंगे तभी आपका नंबर आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो अब हम आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट गुड आंसर। एक अच्छे आंसर की क्या पहचान है? हाउ डू आई आइडेंटिफाई अ गुड आंसर? कैसे मेरा आंसर अच्छा हो? कॉन्स्टेंटली यू हैव टू थिंक ऑन द आंसर्स एंड यू हैव टू इंप्रूव इट। ठीक है, सबसे पहला, द फर्स्ट पिलर, देयर आर 5 पिलर्स, और जो पहला पिलर है उसको बोलेंगे डिटेल एंड बाउंड्री ऑफ द क्वेश्चन। पहली बात, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज दिस क्वेश्चन आस्किंग? पहला बात तो पावर्टी के बारे में बात हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट पावर्टी, दैट इज अ कीवर्ड। सेकंड इज इट इज टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस पूछ रहा है। कैसे आप ओवरकम, यानी मेजर्स। आपको इतना ही बताना है। दिस इज द बाउंड्री ऑफ द क्वेश्चन, इतना ही डिटेल देना है। अब ये मत बताना कि 1972 में भारत में पावर्टी इतना था, इस कमिटी ने बोला कि भारत का पावर्टी इतना था, बिकॉज पावर्टी में तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। एम आई राइट? they are asking the challenges of the poverty. What are the challenges which people face due to poverty? या पावर्टी के जनरल चैलेंजेस इकोनॉमी में क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द पोटेंशियल सॉल्यूशंस या मेजर्स क्या है पावर्टी को ओवरकम करने के लिए। दैट मींस यू आर गोइंग टू आंसर एग्जैक्टली व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वही सॉरी जवाब देंगे, उसके बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे। एक कॉमन प्रॉब्लम एस्पिरेंट्स की रहती है। देयर आर 2 काइंड ऑफ एस्पिरेंट्स। एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला बच्चा होता है, साइंस वाला बच्चा होता है, एक ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा होता है। राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर वी ऑन द सेम पेज? सबको समझ में आ रहा है? राखी, रोहित, रोसेज, प्रीति, पार्था, ओजस्वी, कीर्ति, कनिष्का, अमन या अग्नि, या डू इंटरजेक्ट इन बिटवीन इफ नीडेड। डिटेल एंड बाउंड्री का मतलब यह है कि यू विल आंसर एग्जैक्टली व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। उसके बियॉन्ड आप कोई चीज बताओगे नहीं, ना पूछोगे, बिकॉज एग्जामिनर विल नॉट रिवॉर्ड यू। आंसर एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड, नथिंग मोर नथिंग लेस। यानी आप डिफाइन कर दोगे ये मेरा बाउंड्री है। पावर्टी का डेफिनेशन 2 लाइन में दे दिया और उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। वहां कहानी मत लिखो,
यूपीएससी विल नॉट अवॉर्ड यू मार्क्स। कई बार इंट्रोडक्शन लंबा होता है, 3 पैराग्राफ का होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपने वर्ड लिमिट को वेस्ट किया। एम आई राइट? यू वेस्टेड द वर्ड लिमिट। मैं कहता हूं बच्चों से, आप समझो इस बात को। ओके, सो यू हैव टू आंसर। पहला पिलर ये है। लेट्स टॉक अबाउट दूसरा है रेशियो बैलेंस, ऑथेंटिक, ऑब्जेक्टिविटी, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। इस पे हम आएंगे एक करके। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पिलर। पिलर डिटेल एंड बाउंड्री। यू नीड टू आंसर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। आप एग्जैक्टली वही लिखिए जो एग्जाम एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये पहला रूल है। यू विल आंसर व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर। डोंट राइट एक्स्ट्रा। आपके पास जानकारी हो सकती है, नॉर्मली होगी, बिकॉज यू हैव रेड द टॉपिक इन डिटेल। आपका एक अंदर से फीलिंग भी आएगा कि बहुत सारा लिख दें, एक इनर्शिया भी होगा उनको ना लिखने का, सॉरी लिखने ना लिखने का, तो वो भी आपको ओवरकम करना होगा। माहौल बनाने का इनर्शिया होता है। ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, वो माहौल बनाते हैं, बहुत ज्यादा लिख देते हैं। साइंस का बच्चा है, बहुत कट टू कट लिखता है, बिकॉज उसको ब्रेविटी में फोकस रहता है। आंसर कहीं बीच में होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दैट मीन्स यू आर गोइंग टू आंसर व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। कई बार मैं आंसर देखता हूं और क्वेश्चन देखता हूं, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। आप जब इस पावर्टी का आंसर लिखोगे, सो व्हाट यू विल डू, दैट यू विल टॉक अबाउट पावर्टी, 2 लाइन में डिफाइन करो, 2 to 3 लाइन्स में, या फिर इसका कोड दो, एग्जाम्पल दो, जो भी दे सकते हो, एंड डिस्कस द चैलेंजेस। यहां पे आपका फोकस होना चाहिए। दिस इज द बॉडी एंड दिस इज योर इंट्रोडक्शन। ठीक है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बट कई बार यूपीएससी में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आते हैं। डू आई मेक सेंस? ओम, समझ में आ रहा है? या तो आंसर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, नथिंग मोर नथिंग लेस। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, मेक अ बेसिक फ्रेमवर्क। अपने दिमाग में आंसर को प्लान करो कि क्या लिखना है मुझे। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। राइट? किसके अराउंड आंसर लिखना है? कीवर्ड क्या है? पावर्टी, चैलेंजेस। आपको पावर्टी के चैलेंजेस लिखने हैं। यू हैव टू राइट सॉल्यूशंस टू एड्रेस एंड ओवरकम द पावर्टी इन इंडिया। भारत में पावर्टी इस वक्त कितनी है? 10% के आसपास है। उनको कैसे ओवरकम करेंगे? 10% मीन्स मोर देन 14 करोड़ पीपल इन इंडिया आर पुअर। 14 करोड़ एक अच्छा नंबर होता है। एम आई राइट? इट इज एन एनाथेमा, एक कर्स है हमारे ऊपर। वी हैव टू मेक श्योर दैट पावर्टी इज टेकन केयर ऑफ। एम आई राइट? आपका उद्देश्य होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस इज आर पिलर। राइट? पहला स्टेप समझ में आया, डिटेल एंड बाउंड्री ऑफ द क्वेश्चन। डू आई मेक सेंस? सेकेंड पार्ट, रेशियो एंड बैलेंस। अब देखो, इसी पे आते हैं, लेट्स कम बैक। इसमें कितना, किसके बारे में ज्यादा लिखेंगे, इसके बारे में या इसके बारे में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी, वी शुड राइट मोर अबाउट challenges और वी शुड राइट मोर अबाउट solutions? ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी। राखी कह रही है सॉल्यूशंस के बारे में ज्यादा लिखेंगे, ठीक है। यशिका कह रही है सॉल्यूशंस के बारे में लिखेंगे। ओजस्वी कह रहे हैं 50-50 लिखेंगे। संध्या कह रही है ओके सॉल्यूशन। आई थिंक वी शुड राइट इक्वली, सिमरन कह रहे हैं। अरे कहां लिखा है भाई कि इसको ज्यादा लिखना है उसको कम लिखना है? क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, यानी हम 50-50। किसने कह दिया सॉल्यूशन ज्यादा लिखना है? यूपीएससी ने कहा है क्या? लिखा है राइट मोर हियर इन सॉल्यूशन? नहीं। दैट मीन्स व्हेन यू हैव मेनी पार्ट, जैसे मान लो आप आंसर है और आंसर के आपके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। नाउ यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि इन पार्ट्स का रेलेवेंस क्या है, हाउ मच वेटेज शुड बी गिवन इन द आंसर, हाउ मच वेटेज शुड बी गिवन इन द आंसर। तो अब पार्ट P1 और पार्ट P2 है और पार्ट P3 है। अगर मेंशन नहीं है, आपका कॉमन सेंस लॉजिक करता है दैट वी शुड डिवाइड, 1/3 इसको देंगे, 1/3 इसको देंगे और 1/3 इसको देंगे। बट क्या ये हमेशा रूल लगेगा? आंसर इज नो, ये रूल हमेशा नहीं लगेगा। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सेकेंड पार्ट इज रेशियो एंड बैलेंस। इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैं थोड़ा साइंटिफिकली बता रहा हूं शायद, सो दैट आपको इसको यू विल मेक इट मोर सेंस।
हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इलेक्शंस इन इंडिया? कितने लोगों को इलेक्शंस के बारे में पता है? ठीक है, ओके, नाउ लेट मी टेक सम डाउट यहाँ पे कुछ. Everybody is clear? Aditya saying more about challenges, because when we raise challenges, community should be answerable to bring solution, whereas we could give relevant answer on some ratio. Overthinking हो गई बेटा, कम सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है. तुम लोग ज्यादा सोच लेते हो, ओवर अजम्पशन कर लेते हो. रेशियो बैलेंस समझते हैं इसको. व्हाट इज रेशियो बैलेंस? मान लीजिए इलेक्शंस हमारे इंडिया में दो तरह के होते हैं. वन इज कॉल्ड फर्स्ट पास द पोस्ट, और दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ये कहां कहां यूज होता है? एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, और किसका होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल. कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है. कितने लोगों को नहीं पता है इस इलेक्शन के बारे में? नहीं पता है, ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो अबाउट द इलेक्शन कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? कितने लोगों को नहीं पता है? भारत में जो इलेक्शन होता है, अब आपको सिर्फ पता होता है हमको वोट देना है, जो मैक्सिमम वोट मिला वो जीत जाता है, यही हमको पता है. इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप कई लोगों वोट करते हो एक साथ, यू वोट मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम, और प्रेफरेंस वोटिंग करते हो. वोट आपका पहला वोट उनको जाएगा, दूसरा किसी और को जाएगा, तीसरा किसी और को जाएगा. दैट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बट ये सिर्फ कुछ इलेक्शंस में होता है. अब मान लीजिए देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस, इस पर एक सवाल आता है, एंड दे विल डिस्कस अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और वो कहते हैं कि इनमें से कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है. यानी या फिर कह देंगे विच ऑफ दीज इलेक्शन सिस्टम इज मोर रेलेवेंट फॉर इंडिया, बिकॉज हम लोग मेजरली ये फॉलो करते हैं, ये कुछ कुछ इलेक्शन में फॉलो होता है. एम आई राइट? अब इस केस में अब मुझे बताओ, रेश अगर इनको दोनों का मेरिट और डीमेरिट डिस्कस करना होगा तो किसको वेटेज ज्यादा देंगे आंसर में? फर्स्ट पास द पोस्ट. अच्छा ठीक है. नाउ टेल मी, क्या रेशियो दोनों में बराबर रहेगा, 50-50 रहेगा या अलग रहेगा? क्यों अलग अलग रहेगा? क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट है वो एक, क्या फर्स्ट पास द पोस्ट में कोई प्रॉब्लम है इंडिया में? प्रॉब्लम नहीं है ना, चल रहा है ना. ये तो नॉइज हो रही है कि इसमें प्रॉब्लम है, ये है, बट इज इट वर्किंग? क्या हमारा डेमोक्रेसी काम कर रहा है? क्या हमारा इलेक्शन काम कर रहा है? आर वी हैप्पी अबाउट इट? खुश नहीं है तो नाराज भी तो नहीं है. अब इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है, थोड़ी ना आप डंडा लेके रोड पे पहुंच जाते हो, हम तो खुश नहीं है. ऐसा होता है क्या भारत में? यानी लार्जली पीपल आर सेटिस्फाइड. एम आई राइट? कुछ लोग इंटेलेक्चुअल डिबेट कर रहे हैं कि भाई दोनों में से कौन सा बेटर है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन सिस्टम होता है. मुश्किल इसीलिए तो रेलेवेंट है ना. इस केस में क्या करोगे, आपका रेशियो इक्विलिब्रियम यहां ज्यादा रहेगा. यू विल डिस्कस मोर अबाउट दिस बिकॉज दिस इज मोर कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट फॉर इंडिया. ये वर्क कर रहा है. इंडिया में कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है? पार्लियामेंट्री. अब यहां भी सेम रहेगा. अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम को मेरिट डिमेरिट डिस्कस कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को ज्यादा वेटेज दोगे. डिस्कस दोनों करोगे, मे बी इसमें 60% यहां कर दोगे, 40% यहां कर दोगे. अब कुछ लोग उल्टा झंडा भी लेके चल सकते हैं. वो कहेंगे नहीं हमको तो यही चाहिए. एग्जामिनर कहेगा अरे भैया तुमको या तो भारत की समझ नहीं है, ये इलेक्शन सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट फॉर नॉर्मल पीपल टू अंडरस्टैंड. क्लास में समझाता हूं तब आधा घंटा 1 घंटे में समझ में नहीं आता है लोगों को कि ये है चलता कैसे है. वोट कैसे करोगे तो कैसे समझ में आएगा? एम आई राइट? इन दिस वी विल राइट मोर अबाउट एफ पीटीपी एज वेल एज वी फॉलो इट इन इंडिया. एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं, जब आप ऐसे आंसर लिख रहे हो तो आपको ये तय करना होगा कि आंसर की रिक्वायरमेंट क्या है. यू कांट हैव अ सेम रूल फॉर एवरी आंसर. द आंसर का जो रूल होगा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, बट विद एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग बेटर. हाँ नहीं, फर्स्ट पास द पोस्ट एक नॉर्मल वोटिंग है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है. यहां पे प्रेफरेंस वोटिंग होता है, वोटिंग कॉम्प्लेक्स होती है. उसका जो मेजर करने वाला प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉमन लोग को समझ में भी नहीं आता है. राइट? ओके,
Many questions require multiple dimension. For example, positive and negatives both needs to be discussed. At times one has to choose and give opinion. Question can have multiple parts too, that is sub parts. तो यहां पे जब क्वेश्चन के सब पार्ट होते हैं, यू हैव टू डिसाइड दैट विच पार्ट इज मोर रेलेवेंट, विच पार्ट इज लेस रेलेवेंट. और जो मोर रेलेवेंट पार्ट है आपके हिसाब से, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा, यू विल गिव मोर वेटेज देयर. यानी एग्जामिनर जो सवाल पूछ रहा है उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को भी समझिए. ओके, ट्राई टू आंसर इन इंडियाज पर्सपेक्टिव. बैलेंस कैन बी टिल्टेड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डू आई मेक सेंस? डू आई मेक सेंस? बिकॉज ये सारी चीजें आप आंसर में अप्लाई करोगे, जब पेपर लिखोगे तो समझ में आएगा. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वही लिखना है. क्वेश्चन में जो बैलेंस होगा दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. आपके जो यूपीएससी के पेपर्स हैं, दे आर फोकसिंग ऑन सिलेबस ऑफ इंडिया, इंडियाज इकोनॉमी, इंडियाज हिस्ट्री, इंडियाज ज्योग्राफी. तो आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी मोस्टली इन इंडियाज अप्रोच. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट लेते हैं. ऑथेंटिसिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. ऑथेंटिसिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? नाउ वेयर व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, तो उसमें नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट पास किया और मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं. इंडिया एज अ कंट्री इज गोइंग थ्रू अ वेरी टर्बुलेंट फेज. यानी भारत इस वक्त अपने बहुत टर्बुलेंट फेज में जा रहा है. कितने लोग इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं और कितने लोग डिसअग्री करते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई लास्ट द क्वेश्चन अगेन एंड लिसन टू माय सेंटेंस अगेन. भारत यानी इंडिया राइट नाउ इज गोइंग इन अ वेरी टर्बुलेंट फेज. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद द स्टेटमेंट एंड हाउ मेनी ऑफ यू डिसअग्री विद द स्टेटमेंट? पार्था डिसअग्री करता है, ठीक है. ओजस्वी इज अग्रीइंग इट. इंडिया इज गोइंग थ्रू अ टर्बुलेंट फेज, ठीक है. सृष्टि इज सेइंग आई डिसअग्री. ओके, आदित्य अग्री, राखी अग्री, संध्या इज सेइंग डिसअग्री. ओके, संजना डिसअग्री, सिमरन डिसअग्री, संस्कृति डिसअग्री. ओके, अब अगला सवाल यहां पे, हाउ मेनी ऑफ यू डिसअग्री विद द स्टेटमेंट? कितने लोग अग्री करते हैं स्टेटमेंट से? डिसअग्री, 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 डिसअग्री. अग्री करते हैं आप? डिसअग्री, डिसअग्री. क्या हुआ ऐसा? क्या हो रहा है? टर्बुलेंट चल रहा है, क्या हो रहा है? बाहर दंगा हो रहा है क्या? कुछ तो प्रॉब्लम होगी. इट इज वेरी सब्जेक्टिव. अगर आपने कोई स्टेटमेंट पास किया है, इसकी ऑब्जेक्टिविटी ना, ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है. मैंने क्या कहा? इंडिया करंटली इज गोइंग थ्रू अ टर्बुलेंट फेज. टर्बुलेंट फेज, ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है. नाउ आई विल आस्क बोथ द एस्पिरेंट्स, जो इस बात पे अग्री करते हैं और जो डिसअग्री करते हैं. नाउ पीपल हु अग्री विद द स्टेटमेंट, आपका क्या लॉजिक है? वाई आप अग्री करते हैं? बताइए. वाई यू अग्री विद द स्टेटमेंट कि भारत एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है? इसका रीजन दीजिए. आपके हिसाब से क्या रीजन है? Online students, I'll ask this question again. People who disagreed with this, agree with the statement, what is the reason and logic behind this agreement? आप एक सेंटेंस, एक लाइन लिखिए, बताइए. सर, इवन इंडिया इज डूइंग वेरी वेल देन अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन. ओके, एजुकेशन पॉलिसी. रोहित कह रहा है एजुकेशन पॉलिसी. ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी नाराज है रोहित आप? नहीं. नाउ अब इसमें आप दोनों लिख सकते हैं. बोथ द स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट, इनकरेक्ट. आप डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रूव करते हो. अब इसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा. मैंने रीजन पूछा, रीजन आपके पास नहीं था.
जब आप कोई स्टेटमेंट को ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो यू नीड टू गिव अ लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड इट. दिस इज अ कंप्लीटली सब्जेक्टिव स्टेटमेंट. जो एंटी गवर्नमेंट है या फिर मान लीजिए जिसको लगता है कि वाकई भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और उसके मुश्किल दौर का डेफिनेशन उसका अपना है. एम आई राइट? आपको लगता है कि ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, है ना, इतने सारी प्रॉब्लम्स हो रही है. हाँ, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं. हाँ, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं. लास्ट टाइम डेटा एनसीआरबी का पता नहीं कब आया था, लेकिन ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग, उसमें भारत का भारत का क्या उसमें है, बट ठीक है. नहीं, वही तो कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट सब्जेक्टिव है. इन्होंने सारे एग्जाम्पल दे दिए क्योंकि भारत क्यों टर्बुलेंट फेज से जा रहा है. ओजस्वी सिंह, ग्लोबल रिसेशन हेडविंड्स, इंडिया रजिस्टरिंग 7.2% ग्रोथ. बट यू अग्रीड विद द स्टेटमेंट, राइट? यू डिसअग्रीड विद द स्टेटमेंट. क्राइम इंक्रीज बढ़ रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है. इन दोनों तरह हम प्रूव कर सकते हैं. यू कैन गिव ईदर ऑफ द स्टेटमेंट. इसको हम ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे? बाय गिविंग गिविंग रेलेवेंट फैक्ट. अगर आप फार्मर सुसाइड की बात करेंगे तो आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा देना पड़ेगा कि हमारे डेटा के हिसाब से इतने फार्मर सुसाइड कर रहे हैं और ये सही नहीं है. अगर आप एजुकेशन पॉलिसी से असंतुष्ट हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि इस एजुकेशन पॉलिसी से भारत का फायदा नहीं हो रहा है एंड इंडिया के लर्निंग आउटकम्स आर वेरी पुअर. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सरकार नहीं कह रही है. सरकार कह रही है हम तो सबको नौकरी, अभी आज ही 60,000 जो है लेटर जो है मोदी जी ने दिए हैं. ठीक है. ओके, सो आप जिसको जस्टिफाई करना है ऑपोजिट में वो उसका फैक्ट ढूंढेगा, जिसको फेवर में करना है वो उसको उसका फैक्ट ढूंढेगा. ये स्टेटमेंट जैसी आपने फैक्ट बनाया, द स्टेटमेंट बिकेम ऑब्जेक्टिव. भारत में गरीबी ज्यादा है, कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? मोर देन वन. भारत में गरीबी ज्यादा है, कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? अमन कह रहे हैं सर पॉवर्टी बढ़ रही है. ठीक है, राइट हिमांशी? या भारत में गरीबी ज्यादा है. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद द स्टेटमेंट? अगेन डिसएग्री, पार्था कह रहा है. भाई हम तो 1940 की बात करें, 1950-52 की बात करेंगे. इन 1950s the poverty in India was more than 70%. In 1990 the poverty in India was 45%. In 2011 the poverty in India was 22%. और इस वक्त का जो ऑफिशियल डेटा है आया नहीं है, बट इट इज लेस देन 10%. तो अगर किसी को ये प्रूव करना होगा कि पावर्टी ज्यादा नहीं है, वो ये सारी बात कहेगा. कोई आप कहोगे नहीं पावर्टी इज वेरी हाई, इन एब्सोल्यूट नंबर 15 करोड़ पीपल आर लिविंग बिलो पावर्टी लाइन. जब आप रेलेवेंट एग्जांपल और फैक्ट देते हो तो अपने स्टेटमेंट को ऑब्जेक्टिव बना देते हो. दोनों स्टेटमेंट ही सही है, दोनों स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं. हम्म. अब हम पावर्टी के डेफिनेशन पे जाएंगे, हम साक्षात नहीं मानेंगे. आई विल स्टिक टू द डेफिनेशन एंड फैक्ट अप्रोच. हम लोग एक सिविल सर्वेंट्स हैं, हमको रैंडम स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे. हम लोग डेटा फैक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी लेके आएंगे. हम कोई बात कहते हैं तो आई नीड टू जस्टिफाई इट विद लॉजिकल कंक्लूजन एंड अप्रोच. आप सब्जेक्टिविटी नीड टू बी एड्रेस थ्रू फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स. हर आंसर के अंदर अगर सब्जेक्टिविटी होगी स्टेटमेंट्स में, यू आर गोइंग टू गिव फैक्ट एंड एग्जांपल टू मेक इट मोर ऑब्जेक्टिव. यूपीएससी के आंसर्स वो एथिक्स के भी आंसर होंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी. अ सिविल सर्वेंट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, बैंग ऑन टू द पॉइंट. वो फैक्ट को लेके, डेटा को लेके अपनी बात कहेगा. ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर आंसर्स. हम रैंडम कोई स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे. अगर करेंगे तो आई विल जस्टिफाई इट विद रेलेवेंट फैक्ट. अगर आप लिखते हो पावर्टी इन इंडिया इज इंक्रीजिंग, it is very poor, situation is pathetic on ground, people are having issues of food security, housing issues are there, आपने फैक्ट डाल दिया. उसको हम काउंटर नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अ रेलेवेंट फैक्ट. हो सकता है एग्जामिनर का व्यू कुछ और हो. एग्जामिनर कहे यार हम तो 1950-60 का भारत देखे हैं और 2023 का भारत तो बहुत अच्छा है. क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं? ये उनका ऑब्जेक्टिविटी है. सो आपको ये कॉल लेना है दैट कि मुझे क्या लिखना है. दैट इज योर ओपिनियन. यू कैन फेवर इट, यू कैन डिसएग्री विद दैट, बट इवेंचुअली योर आंसर हैज टू बी ऑब्जेक्टिव. कैसे ऑब्जेक्टिविटी लाओगे? रेलेवेंट फैक्ट, कोट्स. जब भी आप आंसर लिखते हो तो मैं उसमें लिखता हूं राइट रेलेवेंट फैक्ट्स, डेटा करंट से लिंक करो. क्यों? क्योंकि वो जरूरी है.
यूपीएससी के आंसर रैंडम नहीं हो सकते हैं, हमको नंबर लाना है, हमारा उद्देश्य सिलेक्शन पाना है, सिलेक्शन इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। जब आप, मैं आज सुबह सुबह एक इंटरव्यू देख रहा था, वो रैंक 5, क्या नाम है उसका, मयूर हजारिका, तो मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था। तो मैं टॉपर्स का सबका इंटरव्यू देखता हूँ, जहां जिसका वीडियो मिलता है, अपूर्वा का, स्मृति का, सबका मैंने, जिसका जहां जहां वीडियो मिलता है, मैं अपूर्वा का इंटरव्यू में 2 बार देख चुका हूँ, जबकि उसको मैंने ही पढ़ाया है इतने साल से। बट उसने भी बहुत सारी चीजें बताई जो मैंने बाद में रियलाइज किया। तो टॉपर्स का इंटरव्यूज देखिए, इनपुट्स लीजिए उससे, कुछ बुराई नहीं उसमें। उसमें मयूर हजारिका ने क्या कहा कि, मुझे पूछा कि भाई आपका जीएस पेपर 3 कैसा गया, तो ही सेड कि बहुत अच्छा गया। और उसने कहा एंड लिसन टू व्हाट ही सेड दैट मैंने 700 फैक्ट डेटा को कोलेट करके एक जगह रखा हुआ था और उसको बार बार पढ़ के याद कर लिया था। बिकॉज जीएस 3 इज हाईली, जीएस 3 के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, देयर आर 5 to 6 सब्जेक्ट्स इन, और हर सब्जेक्ट में आपको बहुत सारा फैक्ट डेटा चाहिए होता है। तो उसने बताया कि मैंने 700 फैक्ट डेटा रेडी किए थे, 700, कैन यू बिलीव दैट? यानी टॉपिक वाइज, यानी अगर मैं कहूं हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई इशू पढ़ा होगा तो उसमें 2-3 एग्जांपल उसने लिख लिए होंगे, 10 एग्जांपल लिख लिए होंगे, एंड ही रेड देम मल्टीपल टाइम। इंटरनल सिक्योरिटी में अगर नेक्सलिज्म की बात हो रही है, आंतरिक सुरक्षा में अगर नेक्सलाइट्स की बात हो रही है, तो उसने क्या किया, उसने उसको उस पर 10 फैक्ट लिख लिए और उसने उसको 10 बार, 15 बार, 20 बार उसको पढ़ा, रिवाइज किया। एंड व्हेन ही रोट द आंसर्स ही सेड मैंने अपने फैक्ट डेटा को अच्छे से यूज किया। आपके तर्कश में जितने बाढ़ हैं उनको इस्तेमाल करने का जगह भी तो चाहिए, बट पहले बाढ़ होंगे तब तो जगह यूज करोगे। यू नीड टू हैव द इनफ इक्विपमेंट्स विद यू। एग्जैक्टली। और उसने अच्छे से लिखा आंसर। ही सेड दैट आई यूज लॉट ऑफ फैक्ट एंड डेटा। और उसने ये कहा कि जब मैं आंसर लिख रहा था ऐसा लग रहा था मैं उड़ रहा हूं, मैं इतना खुश था अंदर से। एग्जैक्टली, सो यू नीड रेलेवेंट फैक्ट एंड डेटा एंड कोट्स। कहीं अगर एथिक्स में कोट लिख सकते हो, कहीं फैक्ट लिख सकते हो, अगर आप पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो तो वहां आर्टिकल्स लिख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेके आ सकते हो। जब इकोनॉमिक पावर्टी की बात कर रहे हो तो पावर्टी के फैक्ट, डेटा, गवर्नमेंट स्कीम्स, उसका आउटकम, ये सब लिख सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? रिवाइज देम रेगुलरली। किसको? इसको, फैक्ट डेटा को बनाओ, लिखो और रिवाइज करो। ये याद नहीं रहता है ऐसे, जादू से नहीं आएगा। यू हैव टू कोलेट दिस डेटा, एक जगह रखो, पढ़ो एंड रिवाइज देम रेगुलरली एंड इनकॉर्पोरेट देम इन योर कम्युनिकेशन। इसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ डेली पढ़ने में 10 मिनट, 20 मिनट का, आपको 5-10 मिनट का अलग से एफर्ट करना है। आपने कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा, आपने कोई क्लास में कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किया, फैक्ट लिखा, आपने अंडरलाइन कर दिया, ये फैक्ट मैं अपने आंसर में यूज करूंगा या करूंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं बिकॉज यू शुड नो दैट। पॉवर्टी इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ करप्शन ऑल्सो, हाँ वो ठीक है। डू आई मेक सेंस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अभी तक सबको समझ में आया? पहला पिलर क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पिलर? व्हाट इज द फर्स्ट पिलर? आप लोग यही हो तन मन से? हाँ हाँ, बाउंड्री, राइट, बाउंड्री टू द आंसर, ठीक है ना। और दूसरा, व्हाट इज सेकंड पिलर? रेशियो एंड बैलेंस, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। पहला है डिटेल्ड या बाउंड्री और दूसरा है रेशियो एंड बैलेंस। तीसरा क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, ऑथेंटिसिटी। और चौथा क्या है? फ्लो, लैंग्वेज। सेंटेंस लिख रहे हो, सेंटेंस में गलतियां नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जिस सेंटेंस में स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो मैं ऐसे मार्क करके सही स्पेलिंग लिख देता हूं। बेसिक ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो इंप्रूव करिए। योर राइटिंग आंसर ऑफ यूपीएससी अगर वीक है तो काम करेंगे उस पर, कुछ नहीं है, 2 महीना लगेगा। लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो दैट उनका लैंग्वेज सही नहीं है, उनका ग्रामर सही नहीं है, उनका स्पेलिंग मिस्टेक होता है, उनको नहीं पता है, बट वी हैव टू मेक एन एफर्ट। मैं आपसे बोलूं मैं पानी खाता है, कैसा लगा स्टेटमेंट? हंस दिया सबने लो। मैं बोल रहा हूं पानी खाता हूं, मैं पानी खाता है, समझ में तो आ गया ना? लेकिन क्या सही है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट सही है? मैं पानी पीता हूं। अब नहीं हंसे? क्यों हंस रहे हो भाई?
यहाँ कॉमेडी हो रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। आप सोचो, दैट मीन्स स्टेटमेंट दोनों का सेम है बट कम्युनिकेशन का तरीका गलत है। दैट मीन्स जब आप लिखते हो सेंटेंस, वर्ड, एवरीथिंग हैज टू ग्रो इन अ फ्लो। इफ यू आर राइटिंग अ वन रॉन्ग सेंटेंस, आपका फ्लो इंपैक्ट होगा, पढ़ने वाले का फ्लो इंपैक्ट होगा, ही और शी विल फील ऑफेंडेड, उसको बुरा लगेगा। कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, कह रहे यार गलत है, ये नहीं है, ये सही नहीं, आई डोंट वांट दिस। एग्जामिनर है भाई, वो आपको नहीं जानता है, हो सकता है कि आप उसके दामाद बनने वाले हो, लेकिन उसको नहीं पता है। आई एम जस्ट सेइंग दैट द रियलिटी इज यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। फ्लो मीन्स इंटरकनेक्शन बिटवीन पैराग्राफ, सेंटेंस में फ्लो होना चाहिए। देयर इज अ लॉजिकल फ्लो नीडेड फ्रॉम इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, सब ऐसा लगना है सब जुड़ा हुआ हो। इट शुड लुक इंटरकनेक्टेड। बेसिक ग्रामर सही होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मेजॉरिटी एस्पिरेंट स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, सेंटेंस बहुत बड़ा लिखते हो, राइट स्मॉल सेंटेंसेस। बिकॉज अभी तक आपके आंसर को लिखने को किसी ने करेक्ट नहीं किया। पहली बात तो लिखा ही नहीं आपने, तो करेक्ट कहां से होगा? कभी लिखा ही नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप से पूछो कि मुझे इतनी अंग्रेजी आती है कि मैं लिख पा रहा हूं या लिख पा रही हूं। यू विल गेट द आंसर। मैं नहीं पूछ रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग दिस। आस्क योरसेल्फ, कैन यू राइट अ बेसिक, एक पैराग्राफ लिख के सारा ग्रामेटिकली वो करेक्ट लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? दैट इज व्हाट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। मैं जज नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट जजिंग यू, एंड मुझे जज करने का कोई अधिकार नहीं है, बट दैट इज द रिक्वायरमेंट, आई हैव टू रीच देयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर मेरा वीक है तो हमें काम करना होगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो स्पेलिंग मिस्टेक को सीखना होगा, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसको इंप्रूव करना होगा, उसके तरीके से ढूंढने होंगे। हम, मेरे सामने जब आंसर ग्रामेटिकल मिस्टेक के आते हैं तो मैं उसमें लिखता हूं कि इंप्रूव करिए इसको। बट यूपीएससी नहीं कहेगा, यूपीएससी कहेगा आपको नंबर नहीं देंगे हम। ओके, डू आई मेक सेंस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? राइट, राइट। कीर्ति, अमन, अग्नि, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ये बातों को ध्यान। हिमांशी कह रही सर लैंग्वेज पेपर के लिए वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। अरे नहीं बेटा, इफ योर मीडियम इज इंग्लिश देन यू शुड नॉट वरी अबाउट लैंग्वेज पेपर। अगर आपका मीडियम जो है आपका इंग्लिश है तो लैंग्वेज पेपर में यू शुड नॉट वरी। ठीक है हिमांशी, घबराओ नहीं। क्या क्या टिप्स हैं? स्मॉल सेंटेंस यूज करिए, छोटा पैराग्राफ लिखिए। बड़ा सेंटेंस लिखेंगे तो गलती होगी, छोटा लिखेंगे तो गलती कम होगी, नहीं होगी या कम होगी। एम आई राइट? छोटा 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 लिखेंगे, छोटा छोटा सेंटेंस। अब ये नहीं कि बनाया सेंटेंस, I was going there and therefore I thought that if I go there again there'll be problem, so I decided that I will not go there. समझ में आया? नहीं आया? आया समझ में? नहीं आया? अब वही मैंने I decided to go there, comma. Then I thought why should I go there, comma. अब आप लिंक कर पा रहे हो। एग्जामिनर भी सेम फील करता है। कई बार लोग सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, खत्म ही नहीं होता, मैं ढूंढ रहा हूँ कब खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। मेरे को मजा आ रहा है बट अंदर से मैं बुरा फील कर रहा हूँ, ये आंसर सही नहीं है। जब हम पढ़ते हैं कई बार लोग पैराग्राफ ही नहीं, पूरे स्टार्ट किया पहले सेंटेंस से लास्ट तक लिखते जा रहे हैं, नथिंग, बीच में कोई गैप भी नहीं है, लंबे लंबे सेंटेंस है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कॉमा आ रहा है, कहाँ फुल स्टॉप आ रहा है, या है ही नहीं उसमें। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न। वी हैव टू लर्न बेसिक ग्रामर, बेसिक पंक्चुएशन लिखना होगा, ए कहाँ यूज होगा, एन कहाँ यूज होगा, द कहाँ यूज होगा, पता होना चाहिए कहाँ, बिकॉज दीज थिंग्स कीप स्पेस बिटवीन पैराग्राफ। क्योंकि ये सब जब आप ये सब फॉलो करोगे तो आपका फ्लो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। मैं आपको बहुत सारा टेबल प्लेट पे खाना खाने गए, शादियों में होता है ना खाना खाते हैं, तो इसमें रोटी भी है, पूड़ी भी है, सब्जी भी है, उधर से चटनी भी घूमते आ रही है, दो दो तरह की चटनियां हैं, गुलाब जामुन का सीरा भी आ रहा है। अब सबको मिला दे, कैसा लगेगा? खा पाओगे? सबको मिला के उसका एक पेस्ट बनाया, कहाँ खा लो। खाना तो अल्टीमेटली पेट में तो पेस्ट ही बनना है सबका, क्यों? ठीक कह रहा हूं मैं? तो अगर उसका लॉजिकल प्रेजेंटेशन नहीं होगा, फ्लो का, ग्रामर का, अगर मुझे कुछ कहना है और वो लॉजिकल नहीं है तो मैं कैसे कह पाऊंगा? एग्जामिनर विल नॉट मेक एन एफर्ट, एग्जामिनर एफर्ट नहीं करेंगे, आपको एग्जामिनर काम आसान करना होगा। एग्जामिनर डज नॉट नो यू
माई आंसर कॉपी शुड बी माई माई एंट्री। मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए कि वो इंप्रूव हो। एंड बिलीव मी, इट विल टेक सम टाइम, 6 महीना, 8 महीना, साल भर। एग्जाम देना भी तो 1 साल बाद है, 2 साल बाद है। एम आई राइट? सो विल डिसाइड दैट। कुछ चीजें, छोटे सेंटेंस लिखिए, छोटा पैराग्राफ लिखिए। अगर सेंटेंस बड़ा हो रहा है तो कॉमा लगाइए। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है। लास्ट, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे लिख रहे हो? पहला इंट्रोडक्शन, कुछ लोग पॉइंट्स में लिखते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ में लिखते हैं। देयर इज नो डिफाइंड पैटर्न। कई बार क्या होता है, पॉइंट्स में बच्चे ज्यादा लिखते हैं। आपने देखा होगा टॉपर्स मैक्सिमम पॉइंट्स में लिखते हैं, या इन जनरल जो लोग भी आंसर लिखते हैं वो लोग पॉइंट्स में लिखते हैं। क्यों पॉइंट्स में लिखते हैं? छोटे छोटे पॉइंट्स, 8 वर्ड के पॉइंट, 7 वर्ड के पॉइंट। हाँ, स्पष्ट, क्लियर होता है। ठीक है, और ओके, वाई शुड वी राइट इन स्मॉल सेंटेंसेस, और फॉर दैट मैटर पॉइंट्स में क्यों लिखते हैं? चेक करने वाले को इजी होता है, और बेटर ऑर्गेनाइज लगता है, और स्पेस कम लेता है। कम वर्ड्स भी यूज होते हैं, मल्टीपल है। वर्ड इज नॉट द लग्जरी आई हैव। मेरे पास वर्ड लिमिट डिफाइंड है 200 वर्ड, 250 वर्ड। नॉर्मली क्या होता है, जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स भी होते हैं, उसमें भी वर्ड जाता है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि पैराग्राफ मत लिखिए, बट एट टाइम्स यू हैव टू फाइंड अ वे। आई विल ऑलवेज टेल दैट आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए। बट बॉडी में आप कुछ भी कर लीजिए, इनोवेट करिए, और आंसर को थोड़ा लूज रखिए, मैकेनिकल मत बनने दीजिए। कई सारे लोग बहुत ओवर फैक्ट डेटा डाल देते हैं। एनालिसिस होना चाहिए आंसर के अंदर। आपका आंसर में आपका एक ठहराव दिखना चाहिए, एक व्यू पॉइंट। एक पॉइंट कम लिखेंगे बट एनालिसिस भी थोड़ा होना चाहिए। अगेन इट विल डिपेंड व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। एक रैंडम कोई तरीका नहीं है। ओके, यूज स्मॉल सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, कीप स्पेसेस बिटवीन द पैराग्राफ, यूज ऑफ पंक्चुएशन, आर्टिकल्स शुड बी नोटिस्ड। ये 5 पिलर्स है, इन्हीं पे ध्यान रखना है आपको। दीज आर 5 पिलर्स, एंड इफ दे आर फॉलोड प्रॉपरली यू आर गोइंग टू। अगर इसको हम फिर समराइज करते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्या है, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। एक और सवाल जो बच्चे मेरे से पूछते हैं, एंड दैट क्वेश्चन इज कंटेंट। Online students, are we on the same page? We can convey different aspects easily. Okay, Simran कह रही है less time consuming, easy to understand and read. सबको समझ में आ रहा है, right? Okay. अब देखो, समझ में तो आ रहा है, बट हमें इनकॉर्पोरेट करना होगा। We'll have to incorporate in our answers. हमारे एफर्ट को इनकॉर्पोरेट करना होगा। Now let me take one by one. पहले हम चाहते हैं स्ट्रक्चरिंग पे ही। If I talk about structuring, sorry, पहला डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहला काम, क्वेश्चन पढ़िए और अंडरस्टैंड द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। दूसरा, वी शुड गो फॉर द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। कई बार एक एस्पिरेंट कहते हैं सर हम क्यों लिखें, हमको तो अभी नॉलेज नहीं है। एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन ये भी है, दैट शुड वी राइट इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ, व्हाई डोंट वी राइट आफ्टर फ्यू मंथ्स, जब इनफ नॉलेज आ जाएगा। नाउ दीज थिंग्स आर वेरी सब्जेक्टिव। मैं बिल्कुल मानता हूं कि बिगिनिंग में कंटेंट आपके पास नहीं होगा। बिगिनिंग में सेंटेंस बनाओगे तो दिक्कत आएगी। बिगिनिंग में यू डोंट हैव पॉइंट्स एंड फॉर्डर। बट मैं चाहूंगा फिर भी आप स्टार्ट करिए, बिगिनर की तरह लिखिए, कम इंफॉर्मेशन लिखिए, कम कंटेंट लिखिए, लिखना तो शुरू करिए, करिए तो सही। आप तो लिख ही नहीं रहे हो। यू आर एक्सपेक्टिंग कि जिस दिन मेरा नॉलेज आ जाएगा उस दिन लिखेंगे, एंड नॉलेज इज वेरी सब्जेक्टिव। नॉलेज का कोई तो पैमाना तो है नहीं कि आपका नॉलेज आ गया है। और नॉलेज नहीं आया, आपके पास इंफॉर्मेशन आया है, फैक्ट आया है, नॉलेज तो आया ही नहीं है। बिकॉज यूपीएससी आर लुकिंग फॉर नॉलेजेबल पीपल, दे आर नॉट लुकिंग फॉर पीपल विद लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। We should know what are the requirements of the examination. We are looking for people with intellectual traits and depth of understanding rather than range of information and memory. Information और जानकारी आपका अगर अंबार है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा।
सो हमारा जो कंटेंट है, दिस कंटेंट विल इवॉल्व। बिल्कुल सही बात है, इन द बिगिनिंग कंटेंट कम होगा, विल राइट लेस, बट आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली एक एफर्ट करना होगा दैट योर कंटेंट शुड इंप्रूव। एवरी डे यू आर रीडिंग, आप लिख कितने देर रहे हो? मैं कह रहा हूं हफ्ते में 2 घंटे लिखना है। इन द बिगिनिंग, शुरू में 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते मत लिखिए। मे बी आफ्टर 1 मंथ, 20 दिन बाद, जब एनसीईआरटी कुछ पढ़ लिया, कुछ बेसिक क्लास हो गई, जब टॉपिक रेडी हो गया एट बेसिक लेवल, व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दोट इश्यूज, तब आप इसको, तब देन यू स्टार्ट राइटिंग। डोंट राइट फ्रॉम डे वन, मैं मानता हूं मुश्किल होगा, बट यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट राइटिंग आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, मे बी आफ्टर 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। आप पहले दिन से भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपके पास इतनी जान, आप रोज पढ़ भी तो रहे हो, आप डेली 4 घंटा 5 घंटा पढ़ भी तो रहे हो, बट कैसे मालूम होगा कि पढ़ रहे हो वो सही है या फिर आपको याद है? मैं तो कहता हूं जो पढ़ रहे हो उसी के बारे में लिखो। आपने एक एडिटोरियल पढ़ो, उसी को समराइज कर दो अपने वर्ड्स में, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? व्हेन यू रीडिंग समथिंग, रीडिंग इज जस्ट नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट कॉम्प्रहेंशन एंड रिटेंशन। आपने रीड किया, आपको समझ में आया और आप उसको याद रख पा रहे हो। मैंने आपसे कुछ कहा, आपको समझ में आया लेकिन याद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसका। मैंने आपसे कुछ कहा, आपको याद है, आप समझ भी गए, फिर आपने उसको अपने शब्दों में बता भी दिया, यही रिक्वायरमेंट है ना। ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। सो वी आर जस्ट रीडिंग ऑल द टाइम, बट रीडिंग शुड गो विथ कॉम्प्रहेंशन, समझ में आना चाहिए। कॉम्प्रहेंशन के बाद क्या होगा? रिटेंशन होगा, और रिटेंशन के बाद होगा कम्युनिकेशन। हमको ये करना है स्टेप बाय, हम सिर्फ ये करते हैं और यहां तक पहुंच जाते हैं। हमें ये पता नहीं चलता है, बिकॉज जब कम्युनिकेशन होता है तो मालूम होता है रिटेंशन है कि नहीं है। जब लिखते हो तो समझ में आता है कि याद है कि नहीं है। आप सिर्फ पढ़ रहे हो विद अजम्पशन कि समझ में भी आ रहा है, याद भी हो रहा है, और आप सपने बड़े बड़े देख रहे हो। यूपीएससी का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप तो कर नहीं रहे हो। कंटेंट विल इवॉल्व, हाँ मानता हूं, डे वन पे आपका कंटेंट नहीं होगा, टेक सम टाइम, कम लिखिए, थोड़ा लिखिए, एंड देन लेट इट ग्रो विद टाइम। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका पहला आंसर बहुत खराब आंसर होगा, पहला पैराग्राफ बहुत खराब होगा, पहला सेंटेंस बहुत खराब होगा, पहला एग्जाम्पल बहुत खराब होगा, होगा, इट इज कंप्लीटली ओके। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डू आई मेक सेंस? अपने फियर्स को ओवरकम करिए। अगर आपको लगता है कि आपको लिखना नहीं आता है, कोई बात नहीं, लिखना आएगा। किचन में घुसो तो, पतीला उठाओ तो, पानी डालो तो, दूध डालो, पत्ती डालो, चीनी डालो, कुछ तो करो, खराब होगा, यही होगा ना? हाँ, तो तैयारी छोड़ दो, घुसने का किचन में मन ही नहीं करता है। मम्मी ने कह दिया हम खाना नहीं बनाएंगे, पापा ने कहा बेटा देख लो अपना, समझ लो, और घर में कोई हेल्प आता है वो भी खत्म, कहाँ जाओगे खाना खाने? होटल, बाहर का पैसा नहीं मिलेगा होटल से खाना, क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? खैर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इट इज कंप्लीटली, यू हैव टू लर्न इट। और जब करोगे, यू हैव टू लर्न बाय डूइंग, जब करोगे तभी सीखोगे। आप करते नहीं हो, आप सोचते हो सिर्फ देख के सीख जाओगे। ऐसा करो, एक खाना खजाना का प्रोग्राम चेक करो, जाके वो प्रोग्राम देखो मास्टर शेफ का, और अगले दिन आके सारा सामान लेके बनाने की कोशिश करो, बन जाए तो बताना, कृपया मुझे मत खिलाना। ठीक है? बन जाए तो पहले अपने खाना तब खिलाना। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पीपल, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू स्टार्ट। मैं मानता हूं शुरू में नॉलेज नहीं होगा, हम कम लिखेंगे, बट इवेंचुअली 3 महीने के बाद आपके पास इनफ फॉर्डर आ जाता है कि नहीं आ जाएगा? डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डेली नोट्स पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, मटेरियल पढ़ रहे हो। आई एम नॉट आस्किंग दैट यू राइट परफेक्ट आंसर आफ्टर 3 मंथ, बट एटलीस्ट यू विल स्टार्ट राइटिंग। फिर आपको यह भी समझ में आएगा कि लिखने में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। जब लिखोगे तब तो प्रॉब्लम समझ में आएगा, जब पतीला उठाओगे तब तो समझ में आएगा, 2 दिन हाथ जलेगा तब तो चाय चाय अच्छी बनेगी। क्यों? ठीक कह रहा हूं? आर वी गेटिंग इट? दैट इज इट, दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना होगा? हमें कंटेंट विल गेट इवॉल्व, इन द बिगिनिंग यू विल हैव लेस कंटेंट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। कम लिखिए। मैं जब बच्चों का इवैल्यूएशन करता हूं तो मैं कंटेंट कम होता है तो मैं लिखता हूं कंटेंट विल गेट अपडेटेड विद टाइम। बट हमको सिर्फ एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो, आप सिर्फ एनसीईआरटी का लर्निंग भी अपने आंसर में लिख दो, वो बिगिनर के लिए काफी अच्छा आंसर है। यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड एनसीईआरटी इन द बिगिनिंग ऑफ 3-4 मंथ्स, बट जैसे जैसे आपका कंटेंट इंप्रूव होगा,
योर आंसर्स का क्वालिटी भी इंप्रूव होगा. इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस. स्ट्रक्चर ऑफ एन आंसर, या कंटेंट बेस्ड या स्पेशल बेस्ड. स्पेशल मतलब कैसे आप स्पेस में यूज कर रहे हो, कैसे स्पेसेस यूज कर रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, दैट इज स्पेशल पार्ट. स्कीमेटिक्स बना रहे हो, वेब बना दिया, डिपेंड करता है. कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए. स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट. यहां तक क्लियर है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पीड. टाइम लिमिट. हम लोग का आइडियल होना चाहिए that in 10 minutes I should be able to write 300 words in next 10 months. 10 10 300, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. I should be able to write 300 words in 10 minutes. और ये 300 words मतलब यूपीएससी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कह रहा हूं, ये मेरा टारगेट होना चाहिए. करके देखो, मुश्किल है, इट विल टेक टाइम. मुझे पेन पेपर तो मैं भी लिख दूंगा 300 वर्ड. क्यों? क्योंकि 2010-11 में बहुत प्रैक्टिस किया था. जब तैयारी मैंने की थी तो किताबें किताबें भर दी थी, डेली 2 आंसर लिखता था. और अभी भी मेरे पास डायरीज पड़ी हुई हैं, कॉपीज पड़ी हुई हैं. इतना लिखता था, सब कुछ लिख लिख के याद हो जाता था. व्हेन यू राइट समथिंग अगेन एंड अगेन, रिवीजन का जरूरी नहीं है, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू रिवाइज. और जब अच्छा जब लिखोगे तभी तो याद होगा. और लिखना भी अपने आप याद करने के बराबर है. आप रिवीजन कर रहे हो बट ये भी नहीं पता ना रिटेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है. एम आई राइट? हाउ डू आई जज? आप किताब खोल के पढ़ रहे हो, बट कितने लोग ऐसे हैं कि किताब खोल के रिवाइज करने के बाद वॉक करते हैं, इमेजिन करते हैं? कितने लोग करते हैं? पढ़ते पढ़ते इमेजिन करते हो, रिकॉल करते हो ना, चेक करने के लिए. बहुत सारे लोग करते ही नहीं है, मान लेते हैं उनको है. क्यों? सरस्वती की या तो आपकी कृपा होगी जो नॉर्मली नहीं होती है. नॉर्मली सरस्वती जी की कृपा होगी, नॉर्मली जो नहीं होती है. अगर होती तो अच्छी बात है. आई नो पीपल विथ फोटोग्राफिक मेमोरी. मेरा एक फ्रेंड था, यूपीएससी में बाद में सिलेक्शन हुआ लोअर रैंक पे. उसका नाम निखिल सेवक है. हम लोगों ने साथ में इंटरव्यू दिया था. उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी, मतलब मैं जिसके बगल में बैठता था तो मुझे टेंशन हो जाता था. मतलब उसको सब पॉइंट याद रहते थे. मैंने कहा ये क्या है, अभी तो पढ़ा है ये. हम जो मुझे 4 बार लिखने पे याद नहीं हो रहा था, उसको एक बार देखा, ऐसे देखा और फिर कह रहा ये. मैंने कहा ये पहले से पढ़ा हो? क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ. मैंने कहा यू आर नॉट नॉर्मल, दूर रहो मेरे से. बट कोई जरूरी नहीं है, सिलेक्शन फिर भी अच्छी रैंक से नहीं हुआ. यानी आपके पास बहुत सारा फैक्ट डेटा है, जरूरी नहीं कि सिलेक्शन हो, अच्छी रैंक से हो. तो मैं एक बात बता रहा हूं, दीज थिंग्स आर समथिंग दैट यू हैव टू लुक एट इट. सिलेक्शन उसका हुआ, स्टेट पीसीएस में भी हो गया, यूपीएससी में भी हो गया, बट इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी, इट वाज बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट. तो कुछ लोगों को बेनिफिट होता है. अच्छा, इंडिया में मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं 20-25% जो गिफ्टेड होते हैं. देखो, दीज आर गिफ्टेड पीपल. अब ये गिफ्टेड कौन होंगे? पीपल फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, जिनको एकेडमिकली हमेशा टॉपर रहे हैं, अच्छे हैं, वो गिफ्टेड है थोड़े से. हार्डवर्क भी गिफ्ट है. टैलेंट इज ऑल्सो गिफ्ट. ग्रे मैटर मैटर्स. ग्रे मैटर मैटर्स, पता है ना ग्रे मैटर क्या होता है? अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं. कुछ लोगों को लेट समझ में आता है, धीरे पढ़ते हैं, ठीक है, वो मेरा वीकनेस है, वो मेरी कमी है. हम उसको बार बार पढ़ेंगे, हम ज्यादा बार पढ़ेंगे, ठीक है ना. इट इज वेरी इंडिविजुअल. तो गिफ्टेड लोग होते हैं, टैलेंट है, बैकग्राउंड अच्छा है. इन्वायरमेंट एंड बैकग्राउंड. गिफ्टेड इसलिए क्योंकि उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिला, अच्छा बैकग्राउंड मिला, अच्छा मौका मिला. गिफ्टेड इसलिए बिकॉज दे कॉल्ड ऑल दोस थिंग्स. द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट दिस इज समथिंग दैट यू कांट कंट्रोल. कैन यू कंट्रोल टैलेंट? आप एकेडमिकली बहुत अच्छे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, इट इज समथिंग दैट यू कांट चेंज. आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड बट सिलेक्शन नहीं हुआ उनका.
बट आई नो पीपल विद वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे गॉट सिलेक्टेड। एक अवनीश सरन करके एक जो है सिविल सर्वेंट है, उनका आजकल बड़ा वायरल चलता है। उन्होंने पहले अपना इंटरव्यू का जो है वो डाला था, इंटरव्यू लेटर का जो है फोटो डाला था। ही गॉट सिलेक्टेड 12-13 साल पहले सिलेक्ट हुए थे, 15 साल पहले। अभी कल उनका चल रहा था कि इन 10th ही गॉट 35%, 10th या 12th में उनको 35% मिला था, और उनके पेरेंट्स सेलिब्रेट कर रहे थे, चलो हमारा बच्चा पास हो गया। बट बाद में वो सिविल सर्वेंट बन गए, आईएएस बन गए। क्यों? मैं कहता हूं जब जागो तब सवेरा। जाग गए, सवेरा हो गया, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, दौड़ो, भागो, शुरू करो। मेनी अ टाइम देयर आर सम पीपल हु हैव एडवांटेज। कोई हार्ड वर्किंग है, आप उसको हार्ड वर्किंग को मैच करना पड़ेगा। यू हैव टू मैच दैट लेवल, दैट स्ट्रेंथ, एंड इफ यू डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ, बिलीव मी, थिंग्स विल नॉट हैपन। पीपल विद कम फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड, आपको अपना स्ट्रेंथ समझना होगा, अपना वीकनेस समझना होगा। मेजॉरिटी पीपल आर एवरेज, एंड इफ यू आर एन एवरेज, हो सकता है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े। बी रेडी फॉर इट मेंटली। अगर आपके पास ये भी है ना, तो आप गिफ्टेड हो जाओगे। इफ यू कैन हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क रैंडम नहीं करना है, इट हैज टू बी प्लान्ड, इट हैज टू बी स्ट्रेटेजिक। बैकग्राउंड, एनवायरमेंट, आप अच्छे बैकग्राउंड से हो, अच्छा पढ़ाई हुआ है आपको, यू हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश जस्ट बिकॉज यू गॉट एडमिशन इन अ गुड इंग्लिश मीडियम स्कूल। आपके घर का माहौल अच्छा है, आपके पेरेंट्स प्रोफेसर्स हैं, आपके पेरेंट डॉक्टर्स हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, या फिर आर्मी बैकग्राउंड से हैं। दीज पीपल हैव सम एडवांटेज। हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं गांव का हूं, मेरे पिताजी भी गांव के थे, हैं। कोई हमारे घर में कोई इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट नहीं था, बट ठीक है, दैट इज हाउ इट इज, नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर मेरे पास वो बैकग्राउंड नहीं है तो हम उसको, वो एक लिमिटेशन है, उसको हम मानेंगे, बट वी कांट ब्लेम इट। ऊपर वाले को ब्लेम करो, हल्ला करो। मैं तो कहता हूं आप देखो उनको जिनके पास नहीं है वो। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो आंसर राइटिंग में, ये स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें स्पीड डेवलप करना होगा। स्पीड टाइम के साथ आएगा, इट विल टेक टाइम टू रीच। और स्पीड तभी आएगा व्हेन थिंग्स आर इन योर टिप, व्हेन यू आर थिंकिंग पैरली, जब सोच भी रहे हो, लिख भी रहे हो। अभी जब आप आंसर स्टार्ट करोगे, द फर्स्ट आंसर दैट यू विल राइट विल टेक 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, और फिर भी आप देखोगे, कहोगे अरे यार क्या लिखा है। देन इवेंचुअली वो कम होगा, 15, अरे 25 मिनट पे, 20 मिनट पे आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर इंप्रूव ही नहीं होगा। 2-3 मिनट तक लग रहा है, इंप्रूव ही नहीं होगा। यू आर टेकिंग द सेम टाइम, फिर सडनली एक टाइम आएगा, वो धीरे धीरे और कम होगा, एंड देन यू रीच द थ्रेशोल्ड ऑफ राइटिंग 300 वर्ड्स इन 10 मिनट्स। मुझे यहां पे पहुंचना है, अगले 10 महीने मुझे यहां पे पहुंचना है। दैट इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव शुड बी। अगर मुझे 2024 टारगेट करना है, दैट शुड बी माय थ्रेशोल्ड, एंड इट विल कम बाय शेयर एफर्ट, शेयर हार्ड वर्क, अ स्ट्रांग बिलीफ इन योरसेल्फ। एवरीबॉडी, आपको लगता है नहीं होगा, हो जाएगा, विश्वास मानिए हो जाता है। शुरू में दिक्कत होगी। द प्रॉब्लम इज दैट आंसर राइटिंग इज अबाउट थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट, it is about convergence of your ideas, it is about your parallel thinking, integrating your everything that you have in your mind and executing them in a very flawless manner, effectively, and that too in a time bound manner. आपको conscious effort करना होगा उस पर पहुंचने के लिए। you have to improve constantly, you have to work to improve on it। और ये हमारे कंफर्ट जोन के बाहर का एरिया है। वी आर कंफर्टेबल इन आवर ओन जोन। पढ़ना सबसे आसान काम है, किताब उठा के पेज खोलना सबसे इजी काम है। इफ आई से इंप्रूव योर प्रोसेस, आप नहीं करते हो। देयर इज इनर्शिया। मैं ऐसे से लोगों से यहाँ मिलता हूँ, वो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है आज तक। कोचिंग साल भर पहले खत्म हो गया, सिलेबस आज भी कंप्लीट नहीं है। यू आर बिगिनर्स, आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बट द पीपल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोचिंग तो अपना साइकिल फॉलो करेगा, नोट्स लिखवा देगा, टॉपिक करा देगा, नोट्स बनवा देगा, हैंड आउट दे देगा, बुकलेट दे देगा, कोचिंग का काम खत्म। बट आपके एंड से क्या हुआ? आपने अपने एंड से सो किया कि नहीं किया? डिड यू रिवाइज इट? डिड यू समराइज इट? अगर मैं आपको 10 पेज का हैंड आउट पॉवर्टी पे दे रहा हूं, तो क्या आपने उसको समराइज करके 2 पेज में किया कि नहीं किया? करना पड़ेगा अगर आपको इफेक्टिव आंसर लिखना है तो। बिकॉज मुझे 10 पेज का हैंड आउट देना मेरी मजबूरी है, मुझे देना पड़ेगा इन अ डिटेल्ड मैनर।
जब मॉडल आंसर लिखेंगे तो हम फिर उसको समराइज करेंगे, जब और क्लोजर पे जाएंगे तो और समराइज करेंगे। आर वी गेटिंग इट? स्पीड पे काम करना है, स्पीड पे काम नहीं होता है आज, धीरे धीरे। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डे, इट विल टेक 6 मंथ 8 मंथ्स। मैंने 10 मंथ का टारगेट बनाया है, मुझे फरवरी तक आंसर राइटिंग करना है, 31 जनवरी तक तो करना है, इफ आई एम टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर। उसके बाद 3-4 महीने का हम ब्रेक लेंगे इन आंसर राइटिंग, बट आई हैव टू रीच द थ्रेशोल्ड। मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस थ्रेशोल्ड पे आप नहीं पहुंचोगे, आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर एग्जामिनेशन। नॉलेज से कोई इसका लेना देना नहीं है। आपने कितनी किताब पढ़ा, कितना फैक्ट लिखा, कितना मटेरियल याद कर लिया, इट डज नॉट मैटर। प्राइमरली आपका सोर्स लिमिटेड होना चाहिए, इट शुड बी टू द पॉइंट। अगर आपने प्रिपरेशन में सिर्फ ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ लिया है, यू हैव फॉलोड वन न्यूज़पेपर प्रॉपर्ली एंड थरली, एंड इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक्स हैव बीन फॉलोड, दैट विल मीट योर रिक्वायरमेंट। वॉल्यूम से बचिए, नॉइज से बचिए। ओआरएन में भी नॉइज है, आपको दिख नहीं रहा है। फोमो से बचिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचिए, देयर इज टू मच फोमो आउट देयर। डेली 10 क्वेश्चन देंगे, 5 क्वेश्चन लिखवाएंगे, हम भी देते हैं भाई। एमसीक्यूज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये किताब, वो मटेरियल, बच्चा घबरा जाता है, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं आप फैक्ट डेटा इंफॉर्मेशन से। आपने बेसिक ही नहीं पढ़ा है, आपको लिखना ही नहीं आता है। लिखना आएगा, उस पर पहले काम करेंगे। अपने प्रिपरेशन के बेसिक्स को पहले डिफाइन करो, दिस इज बेसिक्स। इनोवेशन इन प्रेजेंटेशन, इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूं, दैट देयर शुड बी नॉवेल्टी एलिमेंट इन योर आंसर। नॉवेल्टी मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नॉवेल्टी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर वी ऑन द सेम ट्रैक? श्रुति समझ में आ रहा है बेटा? यशिका, वरुण, सिमरन, संजना, रोहित, प्रीति, पूजा, पार्था, पीयूष, ओजस्वी, कीर्ति, कनिष्का, हिमांशी, उलफसा, अमन, अग्नि, आदित्य, यस। आर वी ऑन द सेम पेज? सबको समझ में आ रहा है? देखो, समझ में आ रहा है, बट अभी रियल में समझ में तब आएगा जब इसको इनकॉर्पोरेट करोगे आंसर्स में। अभी सिर्फ आइडिया लग रहा है। यस, यू आर राइट अमन, अभी आइडिया लग रहा है। नॉवेल्टी का मतलब आइडियल, आइडियल नहीं, नॉवेल्टी का मतलब न्यूनेस। कुछ नया होना चाहिए आपके आंसर में, यूनिक होना चाहिए। एवरीबडी इज रीडिंग द सेम मटेरियल, सेम स्टफ, बट जब मैं आपका आंसर देखूंगा तो आपका आंसर आपका आइडेंटिटी है, इट इज योर यूनिक आंसर। मेरे सामने जब आंसर आता है तो मुझे मालूम हो जाता है, अगर मैं नाम ना देखूं फिर भी मुझे मालूम हो जाता है कई बच्चों का कि इसका आंसर किसका है। इसलिए नहीं कि राइटिंग याद है, इसलिए बिकॉज एक अप्रोच पता है। यू हैव टू बिल्ड योर ओन अप्रोच। एक टॉपर का अप्रोच, टॉपर कॉपीज बहुत सारे हम भी आपको देंगे, मॉडल आंसर्स में आपको दूंगा, टॉपर्स कॉपी मेरे पास भी जो है मैं आपको शेयर करूंगा। आजकल तो इंटरनेट पर सब इजीली अवेलेबल है, बट आपको अपना आइडियल ढूंढना पड़ेगा। योर नॉवेल्टी हैज टू बी अटेन्ड, योर आंसर शुड बी यूनिक, डिफरेंट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कहीं कट कॉपी पेस्ट है, बट आप जब उस पर काम करोगे तो वो नॉवेल्टी अपने आप आ जाएगी। दैट इज हाउ इट हैज टू बी। सो जब एस्पिरेंट तैयारी करते हैं तो इनोवेशन हमें करना होगा, डायग्राम्स में हो, पॉइंटर्स में, या फ्लो चार्ट यूज करेंगे, पाई चार्ट यूज करेंगे, वी कैन थिंक ओवर इट। एनालाइज, प्रैक्टिस एंड इंप्रूव। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंप्रूविंग योर आंसर राइटिंग। कई बार ऐसा होता है बच्चे लिखते डेली है बट उनका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वेल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। अगर आप आंसर लिखिए तो हर 15 डेज पे असेस करिए कि मेरा आंसर राइटिंग इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ यू रिटन आंसर एंड यू फील दैट देयर इज अ लैकुना इन योर आंसर, आपके आंसर में गैप है, तो उसको आइडेंटिफाई करिए, ये जरूरी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप जब आंसर लिखोगे लूज शीट पे, तो उस लीज शीट को मेंटेन करिए, डेट लिखिए, टाइम लिखिए कितना लगा, उस आंसर में जो कमी है उसको भी वहीं अपडेट कर दीजिए एंड फाइल इट। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट बिलीव मी वही हेल्प करेगा। किताब उतनी हेल्प नहीं करेगी जितना आपका अपना लिखा हुआ आंसर हेल्प करेगा इन रिविजन टुमारो इन द लेटर पार्ट। एंड में क्या होगा, जो आपने 4000 पेज पढ़ा है उसको आप 400 पे करके फिर 40 पे ले दोगे, 3 पेज में पूरे नोट्स आप समराइज कर दोगे, बिकॉज आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जिस पॉइंट का सिर्फ पहला वर्ड लिखा हुआ है, बिकॉज यू कैन रिकॉल एंड मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। एम आई राइट? बट वहां पे पहुंचने पे बहुत टाइम लगेगा, इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट टू रीच देयर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा
तो हमारे जो 5 पिलर्स हैं, क्या क्या पिलर्स हैं आंसर राइटिंग के? लेट्स क्विकली समराइज द 5 पिलर्स ऑफ आंसर राइटिंग। पहला है डिटेल एंड बाउंड्री ऑफ द आंसर, यानी हम उतना ही लिखेंगे जो कुछ ना क्वेश्चन पूछ रहा है। आई विल नॉट आंसर मोर देन व्हाट वी रिक्वायर। हाँ, हैंड राइटिंग में भी आते हैं। डिस्कस द चैलेंज related to poverty in India, suggest measures to address concerns of poverty too, यानी suggest measures to address concerns of poverty too। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका डिटेल क्या है, सिर्फ चैलेंज एंड सोल्यूशन की बात करनी है। सिमिलरली रेशियो एंड बैलेंस, इफ क्वेश्चन हैज मल्टीपल पार्ट, आपको बैलेंस डिसाइड करना पड़ेगा, किसका रेशियो कितना है, किसका रेशियो कितना है। योर आंसर शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव मतलब फैक्ट रिलेटेड होना चाहिए। स्टेटमेंट में सब्जेक्टिविटी होती है अगर फैक्ट नहीं होता है तो। एग्जामिनर माइट नॉट अग्री। मान लो मैं एक एग्जामिनर हूं, मेरा व्यू पॉइंट है और आपका व्यू पॉइंट है, बट आपने जब व्यू पॉइंट लिख के आपने एक एग्जाम्पल दे दिया स्टेटिंग दैट यू डिफर विद मी, बट आपके एग्जाम्पल्स में अगर अग्री भी कर सकता हूं ना, मे बी आई विल चेंज माई ओपिनियन। डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? पॉसिबल है ना? बट उसके लिए आपको फैक्ट या डिटेल लाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी, यूपीएससी के प्रिपरेशन प्रोसेस में आपको ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। सिविल सर्वेंट्स हाईली ऑब्जेक्टिव इन नेचर। सिविल सर्वेंट रैंडम काम नहीं करते हैं, फैक्ट डेटा के बेस पर डिसीजन लेते हैं। लैंग्वेज ऑफ द आंसर, फ्लो ऑफ द आंसर बहुत जरूरी है। आखिरी है प्रेजेंटेशन, नॉन लिंग्विस्टिक। ये सारा लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक मतलब लिखने वाला, लैंग्वेज बेस्ड। नॉन लिंग्विस्टिक इज प्रेजेंटेशन। और ये धीरे धीरे इट विल टेक, एज आई सेड, इट विल टेक मंथ्स टू रीच हियर।